नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग क्लासेस श्री खदान की इस थर्ड एमसीक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग डेली अपडेट पाना चाहते हैं हमारे एग्री कोचिंग क्लासेस का जो एमसीक्यू सीरीज़ है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो नंबर है उसको नीचे कमेंट में पिन करके रखा है, जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का जो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ है, जो पीएटी, आईसीआर या आरयू आरएचयू जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एग्रीकल्चर इज़, कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी है कि सेकेंडरी एक्टिविटी है, टर्सरी एक्टिविटी है, क्वाटरनरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है उसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है प्राइमरी एक्टिविटी को। हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, एक प्राथमिक गतिविधि है। ठीक है, प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक क्रियाकलाप, जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि जब इंसान जब इवॉल्यूएट हुआ तो सबसे पहला जो वर्क है या सबसे पहला जो कार्य है उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले कृषि स्टार्ट किया। उसमें इसके अलावा जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में जो आने वाला जो कार्य है वो है क्या चीज़, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। ठीक है, पशुपालन जैसी काम। ठीक है, आखेट करना, आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ये सारी की सारी जो क्रियाकलाप हैं, कृषि, आखेट करना, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी सम्मिलित होती हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीयक एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे उद्योग हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे उद्योग हैं, जैसे कि मान के चलो शुगर इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री, शक्कर कारखाना। ठीक है, उसके अलावा और क्या आता है, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है या औद्योगिक है, संस्थान है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप। उसके बाद आता है टर्सरी एक्टिविटी, जो तृतीयक क्रियाकलाप है, वो आता है इन दोनों को जो सेवाओं देने वाला कार्य है, इनको प्राइमरी एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी को जो सेवाएं दी जाती है वो क्रियाकलाप किसके अंतर्गत आता है, टर्सरी एक्टिविटी। देन फोर्थ आता है चतुर्थक क्रियाकलाप या क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो उसमें जो हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, एडमिनिस्ट्रेटिव करने का मतलब ये है कि जो भी पार्लियामेंट, आईएएस वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, जितने भी ये जो लोग हैं वो सब इंक्लूड होते हैं किसमें, क्वाटरनरी या चतुर्थक क्रियाकलाप में। लेकिन जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर जाता है प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, वो सॉरी कि कृषि के लिए, तो वो उसका जो सही आंसर है वो जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, कि प्लांट विच प्रोड्यूस फूड थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, या यूं कहें कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वह क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस या फोटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो प्लांट्स, पौधा जो भोजन बनाता है अपने शारीरिक गतिविधि को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उसको फोटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स या उत्पादक भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बेसिकली है क्या, तो ये एक प्रकार का सूर्य की किरण, सनलाइट, कौन सी गतिविधि है, सनलाइट, वाटर, सनलाइट, वाटर और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज और प्लस किस चीज़ का,
O2 यानी कि ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि सनलाइट, वाटर और CO2 का उपयोग करते हुए पौधे जो हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ग्लूकोज जनरली तौर पे जो है उनका मेन जो फूड होता है, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में या सह उत्पाद के रूप में जो O2 है या ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर जाता है उसका है ऑल ऑफ दिस। उस प्रकाश संश्लेषी भी बोल सकते हैं, स्वापोषी भी बोल सकते हैं और उत्पादक भी बोलते हैं। उत्पादक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पूरे नेचर में या प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें प्लांट्स ही और एल्गी हैं, वो जो ऐसे मतलब क्रिएचर्स हैं या ऐसे चीज़ हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो उत्पादित जो भोजन है बाकी जो एनिमल्स है या बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स, स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, वैरायटी लूनीश्री इज रिलेटेड टू, लूनीश्री किस्म किस फसल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस हैं, सोयाबीन, पिजन पी, पैडी या टोमेटो। ठीक है, तो लूनीश्री जो वैरायटी है वो रिलेटेड है पैडी से। ठीक है, लूनीश्री जो वैरायटी है वो रिलेटेड है किससे, पैडी से। धान की एक किस्म है लूनीश्री जो वैरायटी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि लूनीश्री धान की कौन सी वैरायटी है, तो ये धान की सुपर राइस है। ठीक है, सुपर राइस वैरायटी, इसको सुपर राइस के अंतर्गत रखा गया। क्या होता है भाई सुपर राइस, सुपर राइस को किसने दिया था, तो सुपर राइस को दिया था गुरुदेव सी खुश ने, GS खुश ने सुपर राइस को क्या किया था, दिया था। साथ ही क्या स्पेसिफिकेशन होता है, इसका क्या विशेषता क्या होता है जो पैडी का जो सुपर राइस है उसका, तो वो ये है कि ये हर चीज में बेटर, जैसे कि इल्ड में अच्छा आता है ये, है ना। दूसरा, डिजीज और इंसेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा तौर पे रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इनको सुपर राइस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, साथ ही अगर बात करें किसके बारे में, पिजन पी, अरहर के बारे में, तो इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी तैयार हुई थी ICPH8। ठीक है, ICPH8 नाम की जो एक किस्म है, अरहर की किस्म है, जिसको फर्स्ट हाइब्रिड बोला जाता है अरहर का, फर्स्ट हाइब्रिड बोला जाता है किसका, अरहर का। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, द गैस रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है क्या चीज, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है सही आंसर है 4th क्वेश्चन का। ठीक है, उसके अलावा मीथेन गैस जो एक प्रकार का क्या है, वार्म गैस है, गर्म गैस है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप पैडी फील्ड में एंटर करते हैं या धान के खेत में अगर आप एंटर करते हैं तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है, या फिर आप अगर वहाँ पे काम करते हैं तो गर्मी महसूस होता है, क्योंकि वहाँ से मीथेन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का अनुभव होता है। साथ ही अगर बात करें इथेन गैस, इथेन गैस क्या कौन सी गैस है, तो इथेन को इथिलीन नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस, इथिलीन गैस के नाम से। क्या इंपॉर्टेंस है इथिलीन गैस का, तो इथिलीन गैस का यूज करते हैं फ्रूट रिपनिंग के लिए, फ्रूट क्या करने के लिए, रिप करने के लिए या पकाने के लिए, उसको कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है हम इथिलीन या इथेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो है, फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप, बाढ़ सिंचाई विधि किस फसल के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 है, मैंगो, पैडी, जूट या ब व सा। ठीक है, बी व सी। ठीक है, तो इसका जो 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या चीज, ऑप्शन नंबर 4 बी और सी, जो बाढ़ सिंचाई विधि जिसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, वो पैडी और धान के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। जब भी हम पैडी और धान का जो कल्टीवेशन करते हैं तो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से इसको क्या करते हैं, सिंचाई देते हैं। ठीक है, फ्लड इरिगेशन के माध्यम से क्या करते हैं, सिंचाई प्रोवाइड करते हैं पैडी और जूट को। ठीक है, बाकी कोई विधि इसके लिए सुटेबल नहीं है। अगर ज़्यादातर हमारे क्षेत्रों में भी देखा जाए तो ज़्यादातर नहीं, मोस्टली जो है धान की जो खेती करते हैं, है ना, तो जो
धान की खेती करते हैं वो जनरली तौर पे बाढ़ विधि या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से क्या करते हैं, धान में सिंचाई करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि पूसा जायंट इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। पूसा जायंट किस फसल की किस्म है? चार ऑप्शन है, पपाया, बरसीम, नेपियर ग्रास एंड लास्ट जो है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो किसको जाता है? ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पूसा जायंट जो वैरायटी है नाम है वो पपीते की भी किस्म है, बरसीम का भी किस्म है और नेपियर ग्रास का भी एक किस्म का क्या है, नाम है। ठीक है, तो पपाया, बरसीम और नेपियर ग्रास तीनों का जो किस्म का नाम है वो क्या है? पूसा जायंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, ओरिजिन प्लेस ऑफ राइस इस, धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो धान का उत्पत्ति स्थान के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना या अफ्रीका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, धान का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ माना गया है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को माना गया है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में वो भी कहाँ? तो बर्मा। बर्मा एक कंट्री जो रीजन है, क्षेत्र है, एक कंट्री है। ठीक है, इसको वर्तमान में म्यांमार बोला जाता है। ठीक है, वो वाला जो क्षेत्र है वो धान का क्या कहलाता है? उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस, या यूं कहें कि सबसे पहला जो एविडेंस मिला था राइस के केस में जंगली अवस्था में या जो भी है वो कहाँ पे मिला था? दक्षिण पूर्व एशिया में मिला। साथ ही बात करें साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया, तो इसका उत्पत्ति स्थान, ये जो स्थान है गेहूं को माना जाता है। इस गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया, या यूं कहें कि टर्की जो है, जो आजकल पहले क्या तुर्की के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आजकल टर्की बोलते हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट एशिया दक्षिण पश्चिम एशिया जो है गेहूं का क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान। चाइना की बात करें तो चाइना में कुछ फसलों का ओरिजिन प्लेस है, जैसे कि मान के चलो चीन में है सोयाबीन का, सोयाबीन माना जाता है। सोयाबीन जो है वहीं से ओरिजिनेट है। टी हो गया हमारा, चाय। ठीक है, चाय जो है कहाँ का ओरिजिन प्लेस है? चाइना का ओरिजिन प्लेस है। और बात करें तो मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड यानी कि जो हमारा सरसों है। ठीक है, सरसों को भी कहाँ? चीन का क्या माना जाता है? ओरिजिन प्लेस माना। चाइना से ओरिजिनेट है हमारा जो सोयाबीन, टी और सरसों है। ठीक है, अफ्रीका की बात करें तो अरहर जो है अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है। साथ ही साथ जो बाजरा है, ठीक है, बाजरा, ठीक, ये जो फसलें हैं अफ्रीका से क्या हुई हैं? उत्पत्ति हुई हैं। चाइना में सोयाबीन, टी और सरसों। साउथ ईस्ट एशिया अगर बात करें तो बर्मा या म्यांमार जो कि धान का उत्पत्ति स्थान है, और साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं का जो है उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। CRI स्टेज ऑफ व्हीट गिवन बाय, गेहूं में CRI अवस्था किसके द्वारा दिया गया था? चार ऑप्शन आते हैं इसके लिए, वॉटसन, डोनाल्ड, BL भारद्वाज या गौतम, डॉक्टर गौतम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है किसको? BL भारद्वाज। BL भारद्वाज को CRI स्टेज के क्या मतलब, उन्होंने ही क्या किया था कि गेहूं में CRI स्टेज को दिया था। क्या होता है CRI स्टेज? तो CRI का फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन, या सिर जड़ मूल अवस्था। शीर्ष जड़ मूल अवस्था, ये अवस्था होती है। क्या कितने दिनों बाद आता है ये स्टेज? तो ये आता है 21 दिन बाद। बुआई के, गेहूं की बुआई करते हैं तो 21 दिनों बाद जो है कौन सी अवस्था आती है? CRI स्टेज। और ये सिंचाई की अवस्था है।
कौन सी अवस्था? सिंचाई की। अगर इस स्टेज में हम गेहूं को अगर पानी नहीं देते हैं तो लगभग 40 से 50% तक यील्ड में क्या आती है? यील्ड में क्या आती है? कमी आती है। यील्ड जो है, हमारा जो उपज है, फसल की उपज, उसमें क्या आती है? कमी आती है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो CRI स्टेज है, यानी कि बुआई के 21 दिन बाद की अवस्था के बाद गेहूं में पानी देना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कि लीफ जो वाटसन है, वाटसन ने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स, एरिया इंडेक्स किसने दिया था? तो इसको दिया था वाटसन ने दिया था। ठीक है, डोनाल्ड की बात करें तो डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स दिया था। हार्वेस्ट इंडेक्स या कटाई सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट इंडेक्स HI बराबर क्या चीज? इकोनॉमिक यील्ड ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या चीज? बायोलॉजिकल यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड में क्या आएगा? ग्रेन आएगा, जो दाना है। ठीक है, दाना को ऊपर लिखा जाता है क्योंकि वो आर्थिक यील्ड है। ठीक है, देन सेकंड आता है क्या चीज? बायोलॉजिकल यील्ड। इसमें आता है क्या क्या? तो बायोलॉजिकल यील्ड में आता है ग्रेन प्लस स्ट्रॉ, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। ठीक है, या भूसे और दाने का जो अनुपात होता है उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल यील्ड इनटू क्या चीज? 100। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, डॉक्टर गौतम की अगर बात करें इसमें, तो डॉक्टर गौतम ने क्या दिया था? इन्होंने जो पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, बाजरा में ट्रांसप्लांटिंग मेथड को दिया था। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है? रोपण करना। रोपण करने की जो विधि है, ठीक है, उसका इजाद किसने किया था? डॉक्टर गौतम ने किया था। तो हमारा जो ऑटो क्वेश्चन है, CRI स्टेज ऑफ व्हीट इज गिवन बाय, तो किसने दिया था? BL भारद्वाज ने इसको दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 4, रेनफॉल, वाइंड डायरेक्शन, स्टोमेटा साइज एंड विंड स्पीड। तो हवा की दिशा, रेनफॉल यानी कि वर्षा, हवा की दिशा वाइंड डायरेक्शन, स्टोमेटा साइज यानी कि पत्ती रंध्र का आकार, और विंड स्पीड यानी कि हवा की गति। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है एनीमोमीटर विंड स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर जो है किसके लिए प्रयोग होता है? विंड स्पीड, हवा की गति, वो कितने गति से चल रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, विंड स्पीड क्यों मेजरमेंट आवश्यक है? एग्रीकल्चर के सेक्टर में हवा की गति को मापना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक सिफारिश दी जाती है किसानों को, और वो ये है कि अगर हवा की गति 15 किलोमीटर से अधिक है, हवा की गति क्या है? 15 किलोमीटर से अधिक है, तो आप जो भी पेस्टिसाइड या दवाई का उपयोग करते हैं खेतों में, उसको ना करने की सिफारिश दी जाती है, क्योंकि उस जिस इफेक्टिव तरीके से दवाई को काम करना है, उस हवा की गति में अगर आप स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हवा की गति मापना आवश्यक होता है। साथ ही विंड स्पीड का मापन किया जाता है किसके साथ? एनीमोमीटर के साथ। ठीक है, बात करते हैं अगला जो हमारा रेनफॉल का मेजरमेंट किसके साथ करते हैं? तो रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं रेन गेज के द्वारा। रेन गेज नाम का एक इक्विपमेंट आता है जो जनरली तौर पे मौसम वेधशालाओं में लगा होता है। ठीक है, उसमें इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं कि प्रतिदिन कितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर बारिश हुई, उसका मेजरमेंट रेनफॉल या रेन गेज के माध्यम से किया जाता है। विंड डायरेक्शन को किससे मानते हैं? तो विंड डायरेक्शन को मापा जाता है वाइंड वेन से। वाइंड वेन से क्या किया जाता है? विंड डायरेक्शन को मेजरमेंट किया जाता है। स्टोमेटा साइज को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो पोरोमीटर
मीटर नाम का एक इक्विपमेंट आता है जिसका प्रयोग करते हैं स्टोमेटा पत्तियों की रंध्र का आकार जो होता है उसको क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हमारा आज का, द सॉइल वाटर मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट। तो मृदा जल जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है क्या चीज, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो केशिकीय जल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो प्लांट्स है, हमारी जो फसल है उसके लिए, और उन्हीं के द्वारा इस जल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बाकी पाया तो 3 प्रकार का जल जाता है मृदा में, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही जल, और तीसरा होता है कैपिलरी। लेकिन जो पौधा है वो उपयोग करता है सिर्फ और सिर्फ किसको, तो कैपिलरी वाटर को यूज कर सकता है। ठीक है, साथ ही ग्रेविटेशनल वाटर पौधों को प्राप्त ही नहीं हो पाता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये वजन में क्या रहते हैं, भारी रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय शक्ति के कारण वो जमीन के इतने नीचे चले जाते हैं कि पौधों को वो उपलब्ध हो ही नहीं पाता। ठीक है, साथ ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये साइज में इतना छोटा होता है कि मृदा कणों से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। मृदा कणों से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। इसीलिए ये पौधा भी ये पानी भी पौधों को क्या नहीं हो पाता, उपलब्ध नहीं हो पाता। ये उपलब्ध कब होता है, जब एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये पौधों के लिए अवेलेबल होता है। तब तक क्या होता है कि पौधे जो है मर जाए रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पानी भी यूजफुल नहीं है। तो मृदा जल में अगर बात करें तो पौधों के लिए जो उपयोगी वाटर है वो कौन सा वाटर है, कैपिलरी वाटर या केशिकी वाटर। ठीक है, एंड क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच कंट्री। ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। इसका आंसर देना है आपको कमेंट में कि भारत में ड्रिप इरिगेशन किस देश से लाया गया था, वो पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तीसरा MCQ है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप एवरीडे क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है ना, आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।